हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम CUET PG 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैं पहले 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूं। पार्ट 1 में पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, पार्ट सेकंड में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, और ये हमारा पार्ट नंबर 3 और लास्ट पार्ट है। इस बार 75 ही क्वेश्चन पूछे गए थे CUET PG के एग्जाम में केमिस्ट्री के। तो पार्ट 3 में हम लास्ट के 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के पार्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप पार्ट 3 को भी देख सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैम कैम यूट्यूब चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा होगा। पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे बहुत ही शानदार, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में कोर्स अवेलेबल है। CUET PG 2024 का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 3 का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इन एग्जाम्स की, अगर आपका CUET PG का एग्जाम अच्छा हो गया है, अब आपका MSc में एडमिशन हो जाएगा किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में, आगे आप नेट और गेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप CUET PG 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हमारी ऐप पे कोर्स अवेलेबल है CUET PG के, IIT जैम के। ऐप डाउनलोड कीजिए, पढ़ रहे केमिस्ट्री, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका रिएजेंट से पूछा गया है, रिएजेंट से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है रिएजेंट से, है ना। तो यहां पे देखिए क्या है, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या शो करेगा स्टूडेंट, यहां पे आपका, है ना, इस C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, है ना। 1-2 टाइप का एडिशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड ये जो C डबल बॉन्ड O है वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे तो वो भी कुछ हद तक ऑप्शन फर्स्ट जैसा ही है ना, वो भी कुछ हद तक आपका ऑप्शन फर्स्ट जैसा ही आपको दिखाई देगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस इन दोनों में होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम सिलेक्टिवली इसको। तो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन आपने करवाई है H2PT के साथ, प्लेटिनम मेटल के साथ H2। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ पे एक्सेस में इसको लिया है, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, अगर आप इसको एक्सेस में लेंगे, सबसे पहले क्या करेगा, ये इस डबल बॉन्ड को क्या करेगा भाई, हाइड्रोजनेट करेगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देखने को मिलेगा। पहले आपका ये मिलेगा। अगर ये आपने एक्सेस में लिया होगा, फाइनली ये इस कीटोन को अल्कोहल में ही कन्वर्ट कर देगा, फाइनली ये इस कीटोन को अल्कोहल में ही कन्वर्ट कर देगा। यहां पे भी अल्कोहल दिख रहा है, यहां पे कीटोन दिख रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, और आपका आंसर की में भी यही आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिलेक्टिवली C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा, एंड H2PT पहले डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करेगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O को भी वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखिए भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स का। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ सिलिकेट्स, भाई एक बेसिक यूनिट होती है जो बार बार आपका क्या करती है, रिपीट, वो क्या होती है, SiO4 4 नेगेटिव। इसी स्ट्रक्चर के बार बार रिपीटेशन से डिफरेंट टाइप्स के सिलिकेट मिलते हैं, और ये जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सिलिकेट होता है इसे हम बेसिकली ऑर्थो सिलिकेट बोलते हैं। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इसे ऑर्थोसिलिकेट। और इसका जो 2 डायमेंशनल वर्जन दिखाया जाता है वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। इसका जो 2 डायमेंशनल वर्जन है वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो आप ये डॉट देख रहे हैं ये सिलिकॉन है ना, और यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, और यहाँ पे आपका क्या होता है, इसके ऊपर सर्कल करके भी नेगेटिव दिखाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया सिलिकॉन जुड़ा हुआ 4 ऑक्सीजन से, और चारों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वैसे
तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये इसका 2D वर्जन होता है। तो ये सभी को पता होगा भाई, बड़ा ही बेसिक है। ये आपका एक बेसिक यूनिट होती है सिलिकेट्स के अंदर, जो बार बार रिपीट होकर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलिकेट, आपने नाम सुना होगा, पायरोसिलिकेट होता है, एम्फी, और भी काफी टाइप्स के सिलिकेट्स होते हैं। तो उसमें यही यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होकर किसकी फॉर्मेशन करती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलिकेट की फॉर्मेशन करती है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53, यूरोपियम EU जिसका एटॉमिक नंबर 63 होता है, ये बेसिकली लैंथेनाइड्स में आता है, ठीक है, लैंथेनाइड्स में। रिसेंबल्स कैल्शियम, भाई कैल्शियम और यूरोपियम का क्या कनेक्टिविटी है, कैसे वो एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, बोथ आर डायामैग्नेटिक, गड़बड़ हो गई, ये नहीं आएगा स्टूडेंट। यूरोपियम जो होता है बेसिकली, अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे यूरोपियम की, तो वो बेसिकली क्या होती है आपका 4f7 6 एंड आपका 5d। आपका यहां पे आपको बहुत सारे क्या दिखाई दे जाएंगे, मतलब यहां पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसके पास क्या होते हैं भाई, काफी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बेसिकली पैरामैग्नेटिक होता है, न कि डायामैग्नेटिक। कैल्शियम को आप डायामैग्नेटिक बोल सकते हैं, बट ये कह रहा है कि दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक हैं। नहीं, ए नहीं हो सकता। अगर ए नहीं हो सकता, क्वेश्चन खत्म। यहां पे भी ए, यहां पे भी ए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये बात मैंने आपको पहले पार्ट्स में भी बताई है कि बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेट बहुत आसानी से हो रहे हैं। यूरोपियम मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, कैल्शियम डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक नहीं होते हैं। बाकी सारी बातें देखो, इन solubility of their sulfates and carbonates in water, ये सेम है दोनों के लिए। solubility of these metals in liquid ammonia, ये भी सेम है। insolubility of their dichlorides in strong HCl, ये भी सेम है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी मैच करती हैं B C D, बट ए वाली प्रॉपर्टी आपका करेक्ट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये स्टूडेंट देखिए, द क्वेश्चन नंबर 54 GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, बेसिसिटी से। यहां पे आपसे बोला गया कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए। स्टूडेंट ये सिंपली एनालीन है। बेस जो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अमाइन जो एज ए बेस के तौर पे लेविस बेस होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके पास होगा, जितना इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएंगे, उतने ही ये अच्छे बेस होते हैं, ठीक है। ये सिंपल एनालीन है। यहां OCH3 है स्टूडेंट, OCH3 आपका किसके तौर पे काम करता है, +M के तौर पे काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी, तो बेसिसिटी भी आपका इंक्रीज होगी। उसके बाद देखो NO2 जो है, ये आपका -M का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। अगर आप इन तीनों का कंपैरिजन देखें, A B C, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा A, उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक होगा B, फिर A और फिर C। पहले तो आप यही देख लो कि इन तीनों में से कोई ऑप्शन है। BAC फर्स्ट में ही दिखा रखा है, BAC और किसी में दिखाई नहीं रखा, तुरंत हटा दो, सारे ऑप्शन हटा दो। क्या करेक्ट आंसर आएगा, BAC। अब बात आती है D की। स्टूडेंट देखिए, हो क्या रहा है ना बेसिकली कि यहां पे अगर ये रिंग की बात की जाए तो ये क्या करेगी, इससे ये कॉन्जुगेशन में है। अगर ये कॉन्जुगेशन में है, यहां पे भी एनालीन के साथ, यहां पे भी, तो इसकी बेसिसिटी कम होती है। यहां पे लोन पेयर की अवेबिलिटी कम हो जाती है ना। तो इसलिए ये आपका सबसे लेस बेसिक होने वाला है। सबसे लेस बेसिक आपका यहां पे D होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा बेसिक होगा B, उसके बाद A, उसके बाद C, और D की बेसिसिटी सबसे कम होगी। D की बेसिसिटी सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 55 आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। विस्कोसिटी ऑफ इथेनॉल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्लाइकोल, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। अगर आप इथाइल ग्लाइकोल की बात करेंगे, ये आपका बेसिकली CH2OH एंड CH2OH, इसको ग्लाइकोल बोला जाता है। यहां पे 2 OH अवेलेबल है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इथेनॉल। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा बनेंगे तो ग्लाइकोल की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, ग्लाइकोल की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। इसका
मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। यहां पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर इज गिवन बाय, देखिए ये फॉर्मूला ठीक है, काफी हद तक ठीक है, बट इसमें क्या ना बस साइन का यहां पे गड़बड़ कर दिया इन्होंने। ये जो विस्कोसिटी होती है आपका ए इंटू में ई, यहां पे माइनस साइन नहीं होता है स्टूडेंट। अगर आप फॉर्मूला को जाके देखेंगे तो यहां पे माइनस साइन नहीं होता है, यहां पे माइनस लगाया हुआ है, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो गया, नोट करेक्ट हो गया। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन टाइम टी थ्रू अ पाइप इज गिवन बाय, तो इन साइंटिस्ट की इस इक्वेशन के द्वारा दी जाती है, तो ये भी ठीक है। बस यहां पे गड़बड़ क्या हो गई कि यहां पे माइनस नहीं आना था, ये फॉर्मूला यहां पे रॉन्ग लिखा हुआ है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आपसे पूछा था नोट करेक्ट के बारे में बताना है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लायक है नहीं भाई, आप सभी को पता होता है ये फार्मूला। थ्योरी ऑफ गैसेस में गैसीय स्टेट में पढ़ाया जाता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो √8RT बाई पाई एम, ये वाला, और m इज हेयर कैपिटल M, मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। यहां पे क्या गड़बड़ की, पाई ये स्मॉल m दे रखा है, इसका कोई मीनिंग बनता नहीं है भाई स्मॉल m का। यस, यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 8√8RT डिवाइड बाई पाई m, m इज द मोलिकुलर वेट, m यहां पे क्या होता है आपका मोलिकुलर वेट होता है, स्मॉल m जैसा कोई यहां पे कंसेप्ट बेसिकली होता नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव, तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, तो रिडक्शन कैसे हुआ होगा भाई, यहां पे आपका क्या रहा होगा 2H पॉजिटिव, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और किस में कन्वर्ट हो गया होगा आपका H2 में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना, H2 गैस में कन्वर्ट हो गया होगा। अब हमें पता है स्टूडेंट कि SHE के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, है ना, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, 0 होते हैं दोनों के दोनों। अब आपके पास नर्स्ट इक्वेशन का क्या फार्मूला होता है, यहां पे देखिए, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो 0 हो ही चुका है, -0.509, एन की वैल्यू आपका 2 हो गई, यहां पे आपका लॉग। अब देखो यहां पे क्या आएगा, नीचे क्या, देखो नीचे क्या आ जाएगा भाई, आपका रिएक्टेंट साइड है, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2, ऊपर क्या आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2। अब यहां पे ये बात बोली गई है, अगर आपको ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए, ये ई सेल की वैल्यू आपको नेगेटिव चाहिए यहां पे, तो इस टर्म को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इस टर्म को पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है 1 बार और 1 मोलार, तो 1 log 1 की वैल्यू 0 होती है, अगर log 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, नेगेटिव तो हो ही नहीं पाएगा, इसको तो तुरंत हटा देते हैं। 2 बार भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ऊपर भी 2 रखोगे नीचे भी 2, नीचे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। देखो एक मिनट, इसको ये कैसे नहीं होगा, ऊपर आपने 2 बार रखा, ठीक है, यहां पे आपने 2 रखा और यहां पे 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका log क्या बन जाएगा, देखो ये log 1/2 बनेगा, और इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए इसको भी हटा दो। अब देखो ऊपर अगर हम 1 रखते हैं और नीचे 2 रखते हैं, है ना, तो 1/4 वही कनेक्शन बन जाएगा। इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, है ना, ऊपर आप रख दीजिए 2, है ना, ऊपर आप रख दीजिए 2 और यहां आप रख दीजिए 1, है ना, ऊपर आपने 2 रखा, यहाँ log 2 जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये कैसी आ जाएगी, ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या होती है स्टूडेंट, नेगेटिव होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप इजिली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। भाई केमिकल बॉन्डिंग के काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, है ना, तो यहाँ पे शेप बना के दिखानी थी, क्या दिखाएं इसमें भाई, है ना, ये क्या अमोनियम टेट्राहेड्रल ही होता है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव का मतलब एक किसी को दे दिया, 4 बच गए, 4 में से चारों की एक के साथ शेयरिंग कर ली, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है।
तो सी का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सी का 3 आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। PTCl4 2 नेगेटिव सभी को पता होता है भाई, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, सॉरी sp3d नहीं बोलेंगे इसको, dsp2 बोलेंगे। क्या बोला जाता है, dsp2, dx² - y² ऑर्बिटल यूज होता है। तो ये तो स्क्वायर प्लेनर होता है, नो डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा इसमें, है ना। ये आपका कैसा हो जाएगा भाई, है ना, इन दोनों में से आपको देख लेना, ए का क्या आएगा भाई, फिर 2 आ जाएगा, है ना। कैसे, अगर आप इसको देखोगे जैसे I3 नेगेटिव होता है वैसे ही कुछ आएगा, है ना। ये आपका यहाँ पे आयोडीन, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे कितने, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो 6 बचे। ये रहा हाइब्रिडाइजेशन तो आएगी इसकी sp3d, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी शेप दैट इज लीनियर। क्या आ जाएगी भाई, लीनियर। तो इसकी जो शेप आएगी वो आपका लीनियर होगी, एंड इसकी जो शेप होगी वो बेसिकली आपका वी शेप या फिर बेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आए। यस, दिस इज फ्रॉम MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके लिए भाई हमारी जो ट्रिक्स है वो बड़ी काम आएगी, जो लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आपसे स्टेबिलिटी पूछी है स्टूडेंट, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला काम है बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर के लिए वैसे तो आप एमओ डायग्राम बना सकते हैं, बट मैंने तो भाई मेरे स्टूडेंट को एक सुपर ट्रिक बताई हुई है, ये वाली, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनको पता है ये ट्रिक कैसे काम करती है ना। इस ट्रिक में क्या करना होता है स्टूडेंट, जितने भी है 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 तक भर दो, 1/2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, उसके बाद सारे 0 0। अब ये जो बचे हैं इनको आप क्या कर दो, लास्ट में जो बचते हैं, है ना, 2 - 0 को 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा भाई, है ना। Li2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, यहां एक और आ जाएगा, तो 2 - 1 1 आ गया, 1 को डिवाइड करोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 आया। ठीक है, अब अगर देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर ऑफ, है ना, स्टेबिलिटी बतानी है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये बात देखो, एक ही ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन भी एलिमिनेट करवा रहा है एग्जामिनर, है ना। अगर आपको इन दोनों का नहीं पता कि इनका कैसे निकलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बट इन दोनों का कैसे पता लगा, देखिए स्टूडेंट, जब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको है ना आप बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हो कि these are BMOs, bonding molecular orbital, and these are ABMOs, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 7वां इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। अगर एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी है। 5 में क्या होगा, 5 में क्या होगा भाई, एंटी बॉन्डिंग में जो है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए देखिए लिथियम 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू लिथियम 2 नेगेटिव से। रीजन क्या है, एमओटी से सोल्व होगा, बॉन्ड ऑर्डर से सोल्व होगा। Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल होने का रीजन है 6 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको आयोनिक स्ट्रेंथ निकालनी है। क्या फार्मूला होता है भाई आई का, 1/2 समेशन ऑफ CI ZI का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। सबसे पहला कौन है जी, NaCl है। कैसे निकालेंगे, देखो 1/2, यहाँ पे क्या कर देंगे, CI बोले तो कंसंट्रेशन 0.1 इंटू में सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1 का, उसके बाद 0.1 इंटू में -1 का स्क्वायर जो कि क्लोरीन के ऊपर है, तो दोनों को ऐड करोगे, ये भी 0.1, ये भी 0.1, 0.2 हो जाएगा, तो ये आ गया 0.1। NaCl की आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 0.1। ऐसे ही किसकी निकालनी है, 0.01 मोलल इन कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, अब देखिए, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका 1/2 0.01 इंटू में कैल्शियम के ऊपर तो 2 का चार्ज होता है भाई, कैल्शियम के ऊपर तो 2 का चार्ज होता है, यहां पे 2 क्लोरीन है इसलिए 2Cl लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे 0.01 इंटू में -1 का स्क्वायर,
इंटू में -1 का स्क्वायर। इसको जब आप देखेंगे तो ये कितना आ रहा है भाई आपका 0.04। इसको देखेंगे कितना आ रहा है 0.02, है ना। और इसको पूरे को डिवाइड कर देना 2 से, क्या आ जाएगा 0.03। और इन दोनों को ऐड करेंगे जब 0.1 को 0.03 को, तो क्या आ जाएगा 0.13। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0.13। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये 1/2 समीशन CI यहाँ पे कंसंट्रेशन है ना। तो 0.1 गिवन थी NaCl के लिए। ZI का मतलब होता है चार्ज, चार्ज का आपको यहाँ पे स्क्वायर कर देना होता है, चार्ज का आपको यहाँ पे स्क्वायर कर देना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट आप सभी ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा भाई, बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस में T इंटू डेल्टा S। और आप सभी को ये भी पता होगा अगर किसी का डेल्टा G लेस देन 0 होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है ना। और किसी का डेल्टा G ग्रेटर देन 0 होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये बातें बड़ी बेसिक है, आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूं डेल्टा G नेगेटिव है, डेल्टा G नेगेटिव है ना। तो देखो एक ही अगर बात की जाए, ध्यान से देखते हैं क्या, एक मिनट पहले तो ये समझो कि इन दोनों के लिए, चलो एक को, किसी को भी एक को ले लेते हैं पहले, है ना। एक एक करके सबको डिस्कस कर लेंगे, कोई भी देख सकते हैं, ऐसी कोई वो बात है नहीं। चलो पहले मैं डी ऑप्शन को चेक करता हूं। डेल्टा H आपने रख दिया पॉजिटिव, डेल्टा H आपका आ गया पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा S को भी आपने रख दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया, है ना। ये वैल्यू आपने पॉजिटिव रख दी, ये भी पॉजिटिव रखी, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ना वो कैसी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है। देखो अगर ये डेल्टा H नेगेटिव होता, अगर ये डेल्टा H नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाती, फिर तो पक्का ही स्पॉन्टेनियस था। बट स्टूडेंट इस केस में अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अब आपको ओवरऑल ये वैल्यू जो है ना हायर चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को हाई रखेंगे। जब आप टेम्परेचर को हाई रखेंगे ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये छोटी रहेगी, मान लो ये -20 हो गई, ये 10 रह गई, तो -10 हुआ ना। -10 का मतलब डेल्टा G नेगेटिव हुआ। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ना स्टूडेंट डी वाली, ये कब काम करेगी, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर पे काम करेगी। डी का फोर्थ आएगा, डी का फोर्थ आते ही मैं दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा, डी का फोर्थ, डी का फोर्थ। अब देखो डेल्टा H नेगेटिव कर दिया है, ठीक है, ये डेल्टा H नेगेटिव हो गया है और डेल्टा S भी, डेल्टा S क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, है ना। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, किस क्या, देखो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा ओवरऑल डेल्टा G नेगेटिव आएगा। तो इसको समझते हैं, होगा तो स्पॉन्टेनियस ही नो डाउट। ए का 3 ही आएगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ए का 3 आएगा, कोई और ऑप्शन बन नहीं सकता। क्यों, क्योंकि डेल्टा G पॉजिटिव के लिए तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है भाई, है ना। बाकी आप देख लो, एक ही आंसर बच गया, ऑप्शन नंबर 2 बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। तो आप देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको इसमें होना अटेम्प्ट, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। भाई इससे आसान क्या पूछेंगे आपसे, इससे आसान आपसे क्या पूछेंगे, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है D9, और D9 का मतलब होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आप सभी को पता होता है फॉर्मूला क्या होता है n × n+2। और मैंने तो भाई आपको ट्रिक भी बताई हुई है ना। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट में डेसिमल से पहले वही नंबर मिलेगा। एक मतलब यहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट है ना 1.73, इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी का फर्स्ट, और डी का फर्स्ट शायद एक ही ऑप्शन में है। लो जी, क्या है भाई, टाइम लग रहा है क्या इसमें, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। Mn+2 का आप सभी को पता है D5 होता है, इसका मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो B का फोर्थ आ गया। कोबाल्ट +2 D7 होता है, और D7 करके देखेंगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई, 5 6 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो लो जी, A का 2 आ गया। क्रोमियम +2 की बात करोगे तो ये D3 हो जाएगा, और D3 हो गया, सॉरी D4 हो जाएगा, और D4 हो गया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या था भाई इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये लो जी, ये लो जी, ये लो, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे है मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये आ गई जी, लो मोल पर किलोग्राम,
मोल की यूनिट क्या होती है? मोल की तो मोल यूनिट होती है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। मोलैरिटी की मोल पर लीटर होती है। ए का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा, लो जी, ए का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन कभी कोई यूनिट नहीं होती, मोल खुद ही एक यूनिट होती है। मोलैरिटी की मोल पर लीटर होती है। मोलैरिटी की मोलल भी बोल देते हैं, मोल पर किलोग्राम। ये आपका मेन ग्रुप एलिमेंट का क्वेश्चन है। रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन, अगर B2H6 की रिएक्शन आपने करवाई एक्सेस अमोनिया के साथ, लेकिन टेम्परेचर आपने लो रखा, तो आप सभी को पता है जब आप अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं डाइबोरेन के साथ तो वहां पे आपका हेट्रो, ये देखो ये आपका कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, आप सभी ने पढ़ा है बनाना बॉन्ड के बारे में, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है। क्या होती है यहाँ पे? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज से क्या होगा? एक जगह बनेगा BH2 का पॉजिटिव और दूसरी जगह बनेगा BH4 का नेगेटिव। अब इसको दो अमोनिया क्या देंगे? अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे। दो अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे। ये नहीं बनेगा, बोराजोल नहीं बनेगा, है ना, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लेक्चर्स में पढ़ाया है, पिछली बार भी ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CUET PG में ही। लो जी लो, ये थोड़ा सा भाई है ना डाटाबेस क्वेश्चन पूछ लिया। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, CE से सीरियम से लेके LU तक कितना साइज का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना? देखिए ये 114 के करीब होता है और ये आपका 98 हो जाता है। इसको अगर आप माइनस करते तो 16 के करीब आ रहा है, 16 के करीब। तो 16 के करीब जो सबसे ज्यादा डाटा लग रहा है दैट इज 0.2 एंगस्ट्रॉम, है ना, 0.2 एंगस्ट्रॉम। यही आपका लगभग डाटा, ये तो शायद पिकोमीटर में था, तो एंगस्ट्रॉम में भी ऑलमोस्ट यही चीजें आनी है ना, लगभग इतना ही आपका साइज डिक्रीज करता है। तो CE से LU तक साइज का डिक्रीज लगभग इतना होता है। डाटा बेस क्वेश्चन है स्टूडेंट, कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता था, इसको स्किप करना ज्यादा बढ़िया ऑप्शन था ताकि हमें नेगेटिव मार्क्स ना मिले। ये देखिए भाई बड़ा ही सिंपल है ना। BHU, जब BHU का खुद का एंट्रेंस होता था, उनका फेवरेट क्वेश्चन होता था जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन पूछते थे। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट रिलेट होता है किससे भाई? किससे रिलेट होता है? TiCl3 से। और A का 3 एक ही ऑप्शन में, काम खत्म। A का 3 एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद देखो ये आपका चलो और क्या क्या दे रखे हैं भाई यहाँ पे? एडम्स कैटलिस्ट गिवन है। ये देखो जो ये वाला जो आपको दिख रहा है FeSO4, ये आपका फेंटोन्स रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो B का 4th हो गया, B का 4th हो गया, C का क्या आ गया भाई? 1st हो गया, एंड इसका क्या होगा? रैप सिंथेसिस। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस बना के दिए थे एग्जामिनर ने कि आप इजीली एलिमिनेट कर पाते चीजों को। आप देख सकते हैं भाई, है ना, बहुत सिंपल चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। लो जी कितना आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो PD की, है ना, हमें पता है इसका तो XOAC सभी को पता है, ACOH होता है। हाइड्रोजन हटा दोगे नेगेटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव का चार्ज होता है इसके ऊपर, +-1 इंटू में 2, इसके ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं, तो कितना आ जाएगा? +2। क्या आ जाएगा भाई? +2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर तो 2 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 होगी, लेकिन वो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये लो जी भाई, ये लो जी, ये लो जी, है ना, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो इसमें क्या होता है भाई? ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी ब्लीचिंग पाउडर की, है ना, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है इस ब्लीचिंग पाउडर की। यहाँ पे इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पे इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। तो दिस इज ऑक्सीक्लोराइड, है ना। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, एक यहां से आ गया होगा -1 और एक यहां से आ गया होगा, है ना। तो इसने क्या किया भाई? क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में OCl, इस Cl के ऊपर, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है, +1 का चार्ज होता है, और ये वाला कैल्शियम मेटल के साथ लगा हुआ है, इसलिए -1 का इसके ऊपर चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर 4
इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। जब क्या है ना, कोई भी एक आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो एनायन बना, उस दौरान एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। अब देखिए, अनायंस को अगर आप इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे ना, तो एनर्जी रिलीज होने की बजाय आपका एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है ना। वैसे तो ये पूरा ही गलत है, यहां पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसको हटाओ यहां से, इसको हटाओ यहां से, इसको हटाओ यहां से, इसको हटाओ यहां से। अगर ये हटेंगे तो सही बनेगा, वरना तो फिर गड़बड़ होगी यहां पे, है ना। और अब आपको, अगर आपको ऐसा दिया होता तो बिल्कुल इजीली हम आंसर बता पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको आप ऑब्जेक्शन के तौर पे ले सकते हो सकता है कि गलती से ये लग गया हो, है ना। और भाई अगर अनायन है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अगर ये न्यूट्रल होते तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैल्शियम की होती है, कैल्शियम की होती है भाई, ठीक है। पढ़ाया जाता है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। वैसे तो क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, बट क्लोरीन के केस में वो पूरी पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस की ज्यादा होती है, हैलोजेंस में भी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, ठीक है ना। क्लोरीन की रीजन क्या होता है, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी तो है ज्यादा, बट उसका साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। भाई वैसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं ऐसा लिख के कि क्वेश्चन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट है नहीं, है ना। लेकिन करेक्ट आंसर जो बनता वो सीएल आता, ओनली सीएल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन। इनमें से कौन सा ओजोन के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखेंगे कि ये पोटासियम +1 है, Fe+2 है, तो Fe+2 3 से Fe+3 में जा सकता है ना। Mn यहाँ पे +6 है, +6 से +7 जा सकता है। इसका कोई ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है KMnO4 का, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये +7 से +8 में नहीं जा सकता, ये +7 से +8 में नहीं जा सकता, तो इसका कोई भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहां पे पोटासियम +1 लेकिन I-1 है, तो I-1 I2 में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। पोटासियम आयोडाइड का हो जाएगा, FeSO4 का हो जाएगा, K2MnO4 का हो जाएगा, KMnO4 का नहीं होगा। रीजन क्या है, Mn यहाँ पे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा ही नहीं सकता। ओजोन का कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा इसको, तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 71, विच of the following compound will be the highest order of reactivity towards electrophilic substitution reaction। जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को दोगे उतनी ज्यादा आपका रेट ज्यादा हो जाएगा। तो यहां देखो, यहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है इस ग्रुप को बोला जाता है आपका COCH3, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या करता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। ये यहां पे भी डोनेट करेगा और ये यहां पे भी जाएगा। इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पहुंचा नहीं पाएगा, इतनी अच्छी, ये कोई ज्यादा अच्छा डोनर नहीं माना जाता, ये कोई ज्यादा अच्छा डोनर नहीं माना जाता। ओके, ऊपर नेगेटिव, ये तो भाई जबरदस्त वाला डोनर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के देगा। यहां पे तो C+O(OCH3) है, ये तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेगा, विड्रॉ करेगा, हटाओ, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा भाई। लेकिन देखो ये अनायन है और ये न्यूट्रल है, अनायन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि उसके ऊपर धब्बा लगा हुआ है कि भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो तेरे को देना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये अनायन है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा। इस रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतनी ज्यादा आपका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्वेश्चन नंबर 72, जीरो ऑर्डर यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेड कंसंट्रेशन। यस, जब तो बोल रहे ना, जो रेट है कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन की पावर 0, तभी तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स है ना। तो इसका मतलब ए तो सही है भाई, फोर्थ ऑप्शन को हटा दो। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट होता है क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, देखते हैं भाई।
रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जो रेट कांस्टेंट होता है, क्या वो इसकी ये रहा थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड। ये पक्का सही है भाई, ये पक्का सही है ना। अगर ये पक्का सही है, ए और डी ए के ऑप्शन में बचते हैं, फिर ए और डी ए के ऑप्शन में बचते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज जीरो ऑर्डर। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने होते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के, तो उनमें से एक ही एग्जांपल है। ए और डी पक्का होगा, ए और डी पक्का हो गया, इसका मतलब सी भी ठीक है। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, वो आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट वाली बात यहां पे फिर वो गलत हो गई। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो भाई, अगेन इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, इस क्वेश्चन में अगेन ऑब्जेक्शन लगेगा। इसको क्या बोलेंगे भाई? सिट्रल। ये क्या भाई? सिट्रल। ठीक है, क्या सिट्रल इज अ लिक्विड विच हैज अ स्मेल ऑफ लेमन? यस, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो, बी तो सभी में दे रखा है, बी 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 भी तो सभी में दे रखा है। जब आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन के MnO4 और क्रोमिक एसिड के साथ एसीटोन मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो सभी में ही दे रखा है। उसके बाद देखो डी की अगर आप बात करोगे, इट्स शो टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यस, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो डी 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 ये भी हटा दो, ये ऑलरेडी हटा चुके हैं, सॉरी नहीं, ये क्यों हटाना भाई, भी तो सभी में आया, तो ये हटेगा। अब देखो ये भी सही है, ये भी सही, सब सही है। इसमें क्या आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर वो ए आना चाहिए फर्स्ट, ए बी सी डी, बट इसका आंसर उन्होंने कुछ अलग दिया है, ये नहीं दिया हुआ है ना। जो आप टेंटेटिव आंसर किया है उसमें ये आंसर नहीं दिया हुआ, उनमें शायद आंसर दिया हुआ है बी, सेकंड आंसर दिया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं डी वाले का। तो ये देखिए, ये आपका सिट्रल के आइसोमर है ना। तो ये देखो जहां पे आपका ये एक मिनट भाई, एक मिनट, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी। ये वाला जो ग्रुप है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, फर्स्ट के सामने फर्स्ट। तो ये जो ट्रांस टाइप का हो गया ना, ये आपका फर्स्ट के सामने फर्स्ट। ट्रांस वाले का नाम क्या है? जरेनिल, क्या हो गया भैया? जरेनियल करके, है ना। ट्रांस वाले का जरेनियल, सॉरी भाई, सॉरी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। अगर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसको देखिएगा, सेकंड आएगा, डी इनकरेक्ट कैसे हुआ? ये कह रहा है जो ट्रांस वाला है ना, उसका नाम है नरियल। ये ऐसा नहीं होगा, नीरल, नीरल बोल दो। देखो ट्रांस वाले का नाम तो ये है भाई, सिस वाले का नाम है ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट के सामने सेकंड, इसका मतलब दिस इज ट्रांस, सॉरी, हाँ सही है। ये ट्रांस टाइप का है, वो सिस टाइप का हो गया, फिर वो सिस टाइप का हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे गड़बड़ करके दिया हुआ इन्होंने। देखो ट्रांस वाले का नाम ये दे दिया, सिस वाले का नाम ये दे दिया, इसीलिए इनकरेक्ट हो गया ये, इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। डी वाला मतलब इनकरेक्ट हो गया। एसिड, द नंबर ऑफ डिस्टेंट एसीटोन में कितने सिग्नल होते हैं भाई? कितने होंगे भाई? देखो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, 6 के 6 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल आएगा। ये 6 के 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं। देखो इस CH3 को क्या दिख रहा है, ये इस CH3 को क्या दिख रहा है, ये सेम। तो 6 के 6 एक देंगे, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। इन दोनों ऑप्शन को तुरंत हटा दो। इथाइल मिथाइल कीटोन क्या होता है भाई? इथाइल मिथाइल कीटोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। लो जी देखो, ये जो प्रोटॉन है, ये वाला जो CH3 है, यहां पे जो ये 3 प्रोटॉन है, ये C डबल बॉन्ड O के साथ लगे। तो ये 3 प्रोटॉन अपना अलग सिग्नल देंगे, ये 2 प्रोटॉन अपना अलग सिग्नल देंगे, और ये 3 प्रोटॉन अपना अलग सिग्नल देंगे। तो कितने सिग्नल आ गए भाई? 3। कितने सिग्नल आ गए? 3। इसमें क्या था भाई जो समझ में ना आए? कुछ बच्चे बोल रहे थे जी नेट पे 4 दिया हुआ है। भाई 4 की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, कोई फोर्थ टाइप का प्रोटॉन ही नहीं है यहाँ पे। कहां से बात बनेगी? नहीं बनेगी। और यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल वाली कंडीशन दिख नहीं रही है ना। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा CUET PG 2024 के, लास्ट क्वेश्चन है ना, CUET PG 2024 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। क्या जी? बहुत ही सिंपल है। जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसके साथ यहाँ, 2 इसके साथ यहाँ, 2 इसके साथ यहाँ, और एक लोन पेयर। कैसी आ गई भाई? हाइब्रिडाइजेशन, sp3
ना 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर पिरामिडल। डी का फर्स्ट, ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, है ना। ए का 2 हो ही गया, ना भी होता तो भी बना लेते। कैसे भाई, टेट्राहेड्रल आता, बस यहाँ पे क्या लगा देना, एक और डबल बॉन्ड लगा देना, टेट्राहेड्रल आ गया भाई, ए का ही आ गया। XeF4 मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बना के बताया होगा, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, सी का 4 आ जाएगा, ये रहा जी सी का 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये था जी हमारा CUET PG 2024 का पार्ट 3, जिसमें कि हमने सारे 75 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। सारे पार्ट्स आपने देख लिए होंगे, इससे पहले भी मैंने 2023, 2022, 2021 CUET के पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन चैनल पे एंड ऐप दोनों पे प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से आप उन सभी को भी देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई, ठीक है। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है जी बढ़िया सी चीज़ें सोल्व करवाई जा रही है, सोल्व ट्रिक से करवाई जा रही हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बताया जा रहा है, अप्रोच अलग ही है और टीचर्स के मुकाबले पे, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कीजिएगा ऐप पे। वहां पे आपको बहुत सारा डिटेल कोर्स पढ़ाया जाता है, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, असाइनमेंट, सारी चीजें आपको मिलती हैं। काफी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।